नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 11वीं के बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के इकाई 1 के सत्र 2 बैंकिंग उत्पाद का मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से दो होते हैं, आंतरिक कारक और बाहरी कारक। आंतरिक कारक संस्थान के उद्देश्य, विपणन मिश्र घटक, लागत और जोखिम, ये आंतरिक कारक के प्रकार हैं। उसी प्रकार बाहरी कारक है। बाहरी कारक किसे कहते हैं? बाहरी कारक में शेयरधारक, ग्राहक, प्रतिस्पर्धा, कानूनी बंदिश है, ये बाहरी कारक के प्रकार होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आंतरिक कारक और बाहरी कारक पर विस्तार से। ठीक है। आंतरिक कारक में मूल्य निर्धारण नीति बैंकिंग संस्था के समर्थन में रहती है। बैंकिंग संस्था के समर्थन में रहती है से क्या तात्पर्य है? जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मूल्य निर्धारण की। ठीक है। तो मूल्य निर्धारण जो होता है, किसी भी वस्तु के निर्माण के बाद उसे बाजार में किस मूल्य पर बेची जाएगी उसका निर्धारण करना होता है। सामान्य भाषा में वस्तु का आकलन करना। ठीक है। तो जो मूल्य निर्धारण होता है वो उसकी जो नीति होती है वो बैंकिंग संस्था के समर्थन में रहती है। मूल्य निर्धारण नीति बैंकिंग संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के समर्थन में रहती है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम बात करें कि किसी बैंक का मुख्य उद्देश्य अपने तुलन पत्र का आकार बढ़ाना है। तुलन पत्र मतलब क्या हुआ? उसकी जो बैलेंस शीट होती है उसको तुलन पत्र बोलते हैं, यानी चिट्ठा। तो मूल्य निर्धारण नीति किसी भी कीमत पर व्यापार राशि प्राप्त करने के लिए लक्षित अत्यधिक उदारपूर्वक बनाई जाएगी। कि जो उसका लक्ष्य है, एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि हमें इतने का काम करना है या इतने व्यवसाय का काम अर्जन करना है या इतने लाभ का अर्जन करना है। दूसरी बात ये हुई कि जो उसका लाभार्जन का जो मुद्दा होता है वो व्यवसाय के या संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। कि कोई भी संस्था हो उसका प्रथम उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ लाभ कमाना। कि वो यह चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कि उसके लिए वो क्या करती है? कि टीम मैनेजमेंट वर्क करती है। कि टीम का जो लाभ होता है, यानी कि जो विपणन होती है उसका क्या होता है? कि टीम लाभ, हानि की चिंता नहीं रहते। वो हानि हो ये बात की बात है, लेकिन हम जो व्यवसाय करते हैं वो सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें लाभ होना चाहिए। ठीक है। ठीक है मित्रों, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। दूसरी बात यह है कि जो मूल्य उत्पाद होता है, मूल्य उत्पाद प्रोत्साहन संस्थान स्थान वास्तविक साक्ष्य लोग और प्रक्रिया, ये विपणन के मिश्र घटक है जिन्हें हम 7P के नाम से भी जानते हैं। मूल्य क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं, प्रोत्साहन क्या है, स्थान, वास्तविक साक्ष्य लोग और प्रक्रिया। मूल्य, जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा करें हैं कि मूल्य यानी वस्तु का क्या हो गया? आकलन करना। उत्पाद यानी होता है किसी भी वस्तु का निर्माण करना। ठीक है। प्रोत्साहन, उस वस्तु को बनाने के बाद बाजार में लोगों को उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। वास्तविक साक्ष्य क्या हो गया? स्थान, यानी वास्तविक साक्ष्य क्या हो गया? कि जो वस्तु है हमारे पास उसका जो उत्पाद मूल्य है, यदि हम अत्यधिक व्यय करने की आवश्यकता होगी तो तदनुसार उत्पाद का मूल्य भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब वस्तु का जो उत्पाद का जो मूल्य बढ़ेगा उसमें क्या होगा? उद्देश्य की जो प्रतिस्पर्धा होगी वो हमारे मार्केट में शेयर को क्या करेगी? लोगों को खरीदने, यानी कि जो मौजूदा उत्पाद होता है उसको मार्केट में शेयर खरीदने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है। जिसके लिए जो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो व्यय राशि है यानी जो अतिरिक्त भार है, जिसका उत्पाद क्या होगा? मूल्य, और उसके परिणाम स्वरूप लागत क्या होगी? बढ़ेगी। तो जब लागत बढ़ेगी तो क्या होगा? कि मूल्य की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। ठीक है। यदि वास्तविक साक्ष्य है और लोगों को प्रक्रिया, यानी कि जो लोग हैं,
ठीक है। जो वास्तविक साक्ष्य है लोगों को और प्रक्रिया में परिवर्तन से सेवाओं में उत्कृष्टता द्वारा ग्राहकों को प्रसन्नता होती है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी चर्चा करे हैं कि यदि हम किसी वस्तु के उत्पाद करने में या किसी वस्तु के निर्माण करने में अधिक व्यय करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वस्तु की लागत ज़्यादा आएगी। जब वस्तु की लागत ज़्यादा आएगी तो उसका मूल्य कैसा होगा, ज़्यादा निर्धारित होगा। जब वस्तु का मूल्य ज़्यादा निर्धारित होगा तो कस्टमर उसे लेगा क्या, नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उसके प्रतिस्पर्धा यानी कि जो लागत मूल्य रहेगी या जो जो लागत मूल्य रहेगा उससे क्या होगा, जब बढ़ा हुआ मूल्य आएगा तो उससे बाजार में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, ठीक है। फिर प्रक्रिया की बात करें कि जो लागत होती है, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया यानी होता है प्रोसेस की, जो हम लोगों को मोटिवेट करें कि हमारा उत्पाद अच्छा है, उसको खरीदिए आप। जब तक वो उसका यूज़ नहीं करेगा, जब तक उसका उपयोग नहीं करेगा तो वो हम कैसे उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एक क्या होती है, पूरी एक प्रोसेस होती है कि किसी भी वस्तु को उत्पाद से लेके उपभोग तक तैयार करने के लिए यानी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जिन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है उसे हम कहते हैं प्रक्रिया, ठीक है। फिर अगली बात आई कि उत्पाद के निर्माण विकास में रुचि रखता है। उत्पाद के निर्माण में रुचि रखता है मतलब क्या हो गया कि जो लागत होती है या जो हमारी बैंकिंग संस्था होती है वो मूल्य निर्धारण नीति को इस प्रकार बनाने में रुचि रखती है कि मूल्य में उत्पाद के निर्माण, विकास, प्रोत्साहन सभी संबंधित लागत वसूल हो जाए और लाभ भी प्राप्त हो जाए। तो हमारे मूल्य का यानी वस्तु का उत्पाद हम करने के बाद उसका मूल्य निर्धारण इस प्रकार करेंगे या ऐसा सोच कर करेंगे कि हमारे निर्माण की लागत भी निकल जाए, हमारे प्रोत्साहन राशि भी निकल जाए और हमारी जो लाभ की राशि है यानी जितना हमने उसमें लाभ सोचा है उतना भी लाभ हमें प्राप्त हो जाए। मूल्य में उत्पाद सेवाओं के लिए निर्धारित और परिवर्तनीय लागत, जोखिम प्रीमियम और निवेश की गई धनराशि से शामिल होता है कि अब हम उस प्रकार किसी वस्तु का लागत का निर्धारण करेंगे कि हमें हमारा लाभ भी मिल जाए और हमारी लागत भी निकल जाए, ठीक है मित्रों। फिर अगला आया कि जोखिम प्रीमियम बैंकिंग संस्था की लागतों का एक घटक है। जोखिम प्रीमियम क्या होता है कि जोखिम यानी होता है रिस्क लेना। रिस्क लेना यानी कि आप कोई काम करोगे तो आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कि क्या सोचना पड़ेगा मित्रों, कि सोचना पड़ेगा कि जोखिम प्रीमियम बैंकिंग संस्था की लागतों का एक घटक है क्योंकि मूल्य निर्धारण में इसकी भूमिका होती है। किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है प्रीमियम की, ठीक है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि बैंक अपने उधारी व्यापार में सहमत शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान में चूक के जोखिम उत्तरदायित्व लेता है जिससे अन्य जोखिम भी बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक द्वारा जो फिक्स डिपॉजिट के मामले में बैंक निर्धारण जोखिम के लिए आरक्षित होता है क्योंकि ग्राहक एक डिपॉजिट के अपरिपक्व रूप में वापस ले सकता है। क्या समझे आप उदाहरण से ये समझा गया है कि बैंक अपने उधारी व्यापार में सहमत शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान, ठीक है, एक निश्चित शर्त के अनुसार हम उनको क्या कर सकते हैं, पुनर्भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्भुगतान कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, हम जोखिम नहीं लेंगे, हम क्या नहीं चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं बाह्य कारक की। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया बाह्य कारक शेयरधारक, ग्राहक, प्रतियोगी और विधिक प्रतिबद्ध, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि अर्जित लाभ में से बैंक की पूंजी निवेश की गई धनराशि का प्रभाव मूल्य निर्धारण पर पड़ता है, ठीक है। तो अर्जित लाभ में से बैंक की पूंजी निवेश की गई धनराशि का प्रभाव मूल्य निर्धारण पर पड़ता है कि जो शेयर धारक होते हैं, शेयर धारक यानी जो होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं,
उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ में से बैंक की पूंजी में निवेश की गई धनराशि पर डिविडेंड का भुगतान का प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। कि जो निवेश कर रहा है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उस पर जो मनी लगाई जा रही है ना, जो हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम लगाई जा रही है, डिपॉजिट लगाई जा रही है, उसके जो भुगतान का प्रभाव है वो मूल्य निर्धारण पर पड़ेगा। ठीक है, यह मूल्य निर्धारण में शामिल लाभ का घटक है कि ये वस्तु के मूल्य निर्धारण में शामिल घटक है जिसमें डिविडेंड भुगतानों का ध्यान रखा जाता है। कि यदि मान लो हमने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, तो हम ये सोचेंगे कि हमें उसका पैसा भी वापस करना है। तो वो कहाँ से करेंगे हम, जब हम लाभ की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, सामने वाले का जो हमने ऋण लिया है या जो उधार लिया है उसका भी भुगतान हम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो शेयर धारक डिविडेंड भुगतान को संस्था की आर्थिक ऋण शोधन क्षमता के संकेत के रूप में मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए मूल्य की तुलना में उसे प्राप्त हुआ है। ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए मूल्य की तुलना में उसे प्राप्त हुआ है। ग्राहक द्वारा यानी कि कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो सेवा का जो उत्पाद है या उत्पाद या सेवा का जो साझा गया महत्व मूल्य निर्धारण में प्रतिबिंबित होता है। कैसे होता है कि यह जरूरी है कि संतुष्टि का वह स्तर जो ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए मूल्य की तुलना में उसे प्राप्त होता है। ठीक है, कि जब कोई ग्राहक हमारी वस्तु को लेने के बाद या उसका उपयोग करने के बाद यदि वो संतुष्टि बताता है कि वो संतुष्ट है, तो स्वाभाविक है कि वो कस्टमर हमारे पास दोबारा आएगा। जब वो कस्टमर हमारे पास रिपीट होके आएगा तो हमें क्या करके दे के जाएगा, लाभ दे के जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग व्यापार में ग्राहक उन्हें प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता द्वारा प्रेरित होते हैं कि हम उसे जो सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या देखा है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अपन कहीं किसी दुकान में या किसी स्टोर में परचेस करने जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ होम डिलीवरी सिस्टम भी है कि आप घर बैठे भी हमारे सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे ऑनलाइन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब बैंक इस बात को जानते हैं कि नए ग्राहक प्राप्त करने की अपेक्षा मौजूदा जो ग्राहक हैं उन्हें बनाए रखना कम महंगा पड़ता है। क्यों, कि उससे कि जो हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है हमें उसे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा तो उसे हमें पूरे प्रोडक्ट के बारे में फिर से बताना पड़ेगा, सब कुछ फिर से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो खुश ग्राहक स्वयं प्रचार करेगा। जब वो ग्राहक सेटिस्फाई होगा, हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, उसे अच्छा लगेगा तो वो 4 लोगों को बताएगा कि नहीं भैया ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप भी इसे खरीदें। ठीक है, फिर आगे क्या आया कि कीमत निर्धारण को प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। कीमत निर्धारण यानी कि हमारी जो वस्तु की कीमत है या हमारे जो उत्पाद की कीमत है वो कैसी होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक कैसे हो सकती है कि जब जो संस्था होती है, जब वो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है तो उसके जो समान उत्पाद हैं, ठीक है, समान उत्पाद की जो कीमत होती है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, समान उत्पाद यानी कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि एक कॉपी है नोटबुक। ठीक है, अब वही नोटबुक को कौन बना रहा है, HP वाला बना रहा है। ठीक है, ठीक है, और वही नोटबुक को कौन बना रहा है, मान लो इंडियन वाला बना रहा है। ठीक है, 2 कंपनी हो गई कि वही नोटबुक को HP वाला बना रहा है और वही नोटबुक को इंडियन वाला बना रहा है। अब मान लो यदि दोनों की क्वालिटी सेम है और HP वाले की कीमत कम है और इंडियन वाले की कीमत ज़्यादा है, तो कौन सी खरीदेगा व्यक्ति, जिसकी कीमत कम रहेगी, कि उसकी क्वालिटी दोनों की कैसी है, सेम है, इसलिए वो कौन सी खरीदेगा, इंडियन वाली खरीदेगा। ठीक, सॉरी HP वाली खरीदेगा। ठीक है, तो जो प्रतिस्पर्धा यानी जो वस्तु की जो कीमत होती है, तो समान उत्पाद की कीमत जो होती है वो वस्तु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो इतनी अधिक प्रतियोगी होनी चाहिए कि संस्था अपने उत्पाद और सेवा का मूल्य निर्धारण में प्रतियोगी होती है। कीमत निर्धारण को प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए कि जो वस्तु की कीमत होती है उसका जब निर्धारण किया जाता है तो उसको प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर
उस वस्तु का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। ठीक है। चौथी बात आई कि मूल्य निर्धारण अपेक्षाकृत कम है तो नुकसान हो सकता है। क्या बोल रहा है कि यदि मूल्य निर्धारण अपेक्षाकृत कम है तो नुकसान भी हो सकता है, कि जैसे हमने इसके पहले उदाहरण लिया था कि एक नोटबुक का उदाहरण लिया था कि उसको 2 कंपनी बना रही है, दोनों की क्वालिटी कैसी है, सेम है, लेकिन एक का मूल्य कम है तो दूसरे का मूल्य ज़्यादा है, तो हम कौन सी खरीदेंगे? हम स्वाभाविक रूप से है कि जो कम मूल्य में अच्छी चीज़ मिल रही है हम उसे खरीदेंगे, क्योंकि दोनों की क्वालिटी कैसी है, सेम है, तो इसलिए हम उसको खरीदेंगे। ठीक है। तो जब जिसका मूल्य ज़्यादा है, जो वस्तु का मूल्य ज़्यादा है, तो हम उसे क्यों खरीदेंगे? तो जब वो प्रोडक्ट उसने बनाया है तो उससे क्या होगा कि जब उसका मूल्य क्या है, ज़्यादा है, तो उसे नुकसान होगा, उसकी वस्तु को कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कि वही क्वालिटी की वस्तु हमें दूसरी कंपनी कहाँ में दे रही है, कम में दे रही है। ठीक है मित्रों। तो क्या हुआ कि मूल्य निर्धारण अपेक्षाकृत कम है तो नुकसान हो सकता है, कि विधिक प्रतिबंध में सरकारी जो विनियमों में और विनियामकों के दिशा निर्देशों अनुसार मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों पर असर पड़ सकता है। बैंकिंग संस्थाओं को ऐसे नियम और दिशा निर्देशों की जानकारी है और तदनुसार मूल्य संबंधी नीतियाँ बनाई जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब जो संस्था होती है वो क्या करती है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही वस्तु का क्या करती है, मूल्य निर्धारण करती है। ठीक है मित्रों, समझ में आया? आयो आशा करते हैं कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा। आगामी कक्षा में अपन पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।